अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज़िक एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हमारे 9th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 3 भर के रवा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखने वाले। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ने होंगे बरकी कवा और बरकी कवा का फ़र्क। दूसरा पढ़ोगे मुअस्सिल और हाजिज़। तीसरा मज़ाहमत और ओहम का कानून। और चौथा पढ़ोगे मुज़ाहमों का निज़ाम और इनकी असरअंगेज़ मुज़ाहमत। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आप सबको बोल दूं ये दूसरे चैप्टर जो हमारा है काम और तवानाई, नहीं देखा है उसका वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहाँ से देख लीजिए। और सवालात के जवाबात वाले भी जो मश्क भी हल करके बताए गए हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अपने सहूलत के मुताबिक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ अपने सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा गर्दोपेश। क्या लिखा है? जदीद माशरे में बिजली बेहद अहमियत की हामिल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर काम के लिए हम बिजली पर इन्हिसार रखते हैं। इसकी अहमियत का एहसास उस वक्त होता है जब बिजली मुनक़्ता हो जाती है। दवाखानों, बैंकों, दफ्तरों और बहुत से खानगी इदारों में जनरेटर का इस्तेमाल करके बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम करते हैं। बरकी भट्टी यानी कि इलेक्ट्रिक ओवन, बरकी मोटर यानी कि मोटर और चंद तकनीकी आलात के इस्तेमाल के लिए सनती कारोबार में इस्तेमाल की जाती है। देखो बिल्कुल सही बात है, अभी जो हमारी जो माहौल है रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें बिजली का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुनस्सर हो जाते हैं बिजलियों पर। नंबर 1 यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ये सब तो दूर की बात है, दवाखाने, बैंक की दफ्तर ये सब बाद में आते हैं। पहले हमारे घर के इलेक्ट्रिक ओवन है ना, कुछ बना ओवन में गर्म कर लो फटाक से, अब ऐसा बोलते फ्रिज रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हो आप। तो फ्रिज नहीं हो तो सब्ज़ियां ख़राब होने लगती है। वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हो आप। रोटी मेकर रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हो। ये तो बाद में नॉर्मली हाथ से बना लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं किसी घरों में रोटी मेकर का भी यूज़ किया जाता है रोटी बनाने के लिए। तो यानी ये सब चीज़ें ना हो, सबसे मेन मिक्सर, मसाला कहाँ से पीसोगे, तो ये हो जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है बिजली से ही यूज़ होता है और बिजली ही नहीं रहेगी तो आप कैसे यूज़ करोगे। तो बिजली जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहद क्या हो गया है, अहमियत का हामिल हो गया है। ठीक है, क्या लिखा गया आगे कि तबरीद गर यानी कि रेफ्रिजरेटर, बरकी भट्टी यानी कि ओवन, मिक्सर, पंखे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर जैसे तमाम घरेलू बरकी आलात ने हमारे वक्त और मेहनत की बचत की है। देखो अभी ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था कि दवाखानों और बैंकों और दफ्तरों में ये सब अगर बिजली ना रहे तो क्या क्या हो सकता है। दवाखाने में नहीं रहेंगे तो जो मरीज़ है आईसीयू में रहते हैं उनका रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और वो बहुत जल्दी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे ना, वक्त से पहले ऐसा हो जाता है ना। फिर बैंक में ना हो तो क्या होगा, एटीएम का काम। ठीक है, दफ्तर जो ऑफिस के काम है, आईटीसी सेल वगैरह जो होते हैं जहाँ पे जो बोल सकते हो आप लोग कंप्यूटर पे सारा काम पूरा बेस हो, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो कैसे होंगे। लेकिन इनमें अगर बिजली ना हो तो बिजली का दूसरा हिस्सा आप शक्ल है जनरेटर, उसका इस्तेमाल करके वहाँ का काम रुकने नहीं दिया जाता। यानी कि जनरेटर का यूज़ करके इन सब जगहों का काम चालू ही रखा जाता है, बंद नहीं हुआ जाता। अगर बंद होगा तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि जो सनती कारोबार वगैरह सब में जनरेटर रखा जाता है ताकि उनका बिजली से जो होने वाला काम है वो ना रुके। और नॉर्मली घरों में इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। आपके घर में भी होगा इन्वर्टर भी वही है ना, बिजली ना हो तभी तो यूज़ करते हो, आपकी बिजली रहते हुए यूज़ करते हो नहीं। देखो लाइट जाती है तभी उसमें से साउंड आती है, फिर वो भी क्या है उसमें बिजली जमा करके रखी जाती है। जब बिजली नहीं होती तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। सेम यहाँ भी यही बोला गया है कि बरकी भट्टी जो होता है, ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, पंखे, वॉशिंग मशीन, ये सब जो रोटी मेकर है, वैक्यूम क्लीनर, सब घर के आलात हैं और ये हमारे वक्त और मेहनत की क्या करते हैं, बचत करते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए क्या है, बिजली के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। अच्छा चलो, आपके घर में इन्वर्टर है, क्या आप इन्वर्टर पे फ्रिज चला सकते हो? नहीं। बरकी भट्टी चला सकते हो? ओवन नहीं। मिक्सर चला सकते हो? नहीं। मिक्सर चला के देखो कैसे 1 मिनट के अंदर आपका पूरा इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, फ़ैन यूज़ कर सकते हो, वॉशिंग मशीन भी यूज़ नहीं कर सकते आप, वैक्यूम क्लीन वगैरह नहीं यूज़ कर सकते, ना रोटी मेकर वगैरह। और आयरन कर सकते हो क्या, जो इस्त्री है जिससे कपड़े प्रेस करते हो आप, वो भी कर सकते हो क्या? नहीं। यानी कि बिजली का होना ज़रूरी, तभी आप ये सारे आलात क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इन्वर्टर पे आप 2 से 3 अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, आप बस आप पंखे चला सकते हैं
और लाइट इमरजेंसी के तौर पे यूज़ किया जाता है इन्वर्टर का घरों में। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है कि इंसान नहीं बल्कि जानवरों में भी बिजली का इस्तेमाल है। देखिए क्या लिखा है कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं, मुख्तलिफ जानवरों को भी बिजली की ज़रूरत होती है। मसलन एल मछली शिकार करने के लिए और ख़ुद की हिफाजत करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। कड़क कर गिरने वाली बिजली कुदरती बरकी रवा का बेहतरीन मिसाल है। यानी कि देखो हम तो इंसान करते ही बिजली का इस्तेमाल, जो जानवर है मछली एल मछली वो भी है ना शिकार करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का इस्तेमाल करती है और ख़ुद की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये एक ये हो गया। और दूसरा आपको बोला गया कि जो कड़क कर रात में बारिश के मौसम में आपने अक्सर सुना होगा कितनी आसमान में ज़ोर ज़ोर से गड़गड़ाहट आवाज़ आती है और लाइटिंग नज़र आती है। यानी कि वो कड़क कर जो बिजली गिरती है ना, वो बरकी रवा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बेहतरीन मिसाल है। अगर हम इसकी बिजली के ज़ख़ीरा कर सके तो क्या होगा, ये मतलब बोल सकते हैं कि बनाई नहीं गई है, खुद ब खुद बनी हुई है ना। तो ये कैसे बनती है इसके लिए ना मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी, आपको पूरा देख लेना उसके ऊपर। ठीक है, कि जो ये बिजली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है और इसका ज़ख़ीरा कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, एक ये हो गया। चलो इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आपको देखना है, तो ऑप्शनल है ना। उसके बाद आते हैं, ज़रा याद कीजिए, आपने कोई आबशार देखा ही होगा, पानी कहाँ से कहाँ गिरता है। आपने हम सब ने क्या देखा है कि जो आबशार यानी कि वाटरफॉल बोल सकते हैं, देखा हमने, पानी ऊपर से नीचे गिरती है। राइट, ऐसा क्यों होता है? शक्ली कशिश की वजह से होता है, पहली बात तो ये है ना, समझा। उसके बाद है क्या लिखा है, बिजली तैयार करने के लिए बंद का पानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, कशिश शक्ल की वजह से वो नीचे की सतह पे गिरता है। बिल्कुल सही, मैंने बोला शक्ली कशिश और कशिश शक्ल दोनों एक ही है ना, उसकी वजह से ऊपर से नीचे गिरता है। आप जानते हैं कि दो नुकात के दरमियान पानी की बहाव की सिमत उन नुकात की सतहों पर मुनहसर होती है। अब आता है बरकी कवा यानी और बरकी कवा का फ़र्क यानी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले आता है, अमल कीजिए, अशिया 2 प्लास्टिक की बोतलें, रबर की नाली और चिमटा पानी लीजिए। सरगर्मी शक्ल 3.1 दिखाए हुए तरीके से आलात की तरतीब दीजिए और रबर की नाली के दरमियान चिमटा लगाइए। अपना मुशाहिदा नोट कीजिए। अब मंदरजा झेल सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, फिर इसके जवाब एक एक करके मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है, चिमटा निकालने पर क्या होगा? तो इसका जवाब लिखेंगे, चिमटा निकालने पर पानी का बोतल ए से बी की जानिब होता है, यानी पानी ऊपरी सतह से निचली सतह की जानिब बहता है। समझा? चलो ये हो गया। और दूसरा सवाल क्या है कि क्या पानी का बहाव बंद होता है, क्यों होता है? तो इसका जवाब लिखोगे, दोनों बोतलों में पानी की सतह यकसा होने पर पानी का बहाव बंद हो जाता है, क्योंकि अब पानी के दबाव में फ़र्क नहीं रहता। सतह में फ़र्क के सबब पानी का बहाव जारी रहता है। तीसरा सवाल है, पानी का बहाव ज़्यादा वक्त तक जारी रखने के लिए हमें कौन सा अमल करना पड़ेगा? तो इसका जवाब लिखेंगे, पानी के बहाव को ज़्यादा देर तक जारी रखने के लिए रबर की नाली के गिर्द चिमटे की गिरफ्त को कम कर देना चाहिए या नाली के कुछ हिस्से पर चिमटा लगाना चाहिए। पानी के बहाव की तरह दो नुकात के दरमियान, यानी ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हाँ कौन सा अमल करेंगे तो पानी का जो बहाव है ज़्यादा देर तक जारी रहेगा। ठीक है, आगे क्या है कि पानी के बहाव की तरह बरकी रौ का बहाव भी बरकी सतहों पर मुनहसर होता है। इसी बरकी सतह को बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। ठीक है, ये समझा। बरकी कवा का फ़र्क का अगर आपको तारीफ़ लिखने पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? देखो ऐसे ही नोट्स के लिए बोलते हो, टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक साथ सारे बच्चे आ जाएंगे तो मैं सारे नोट्स डालना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ाने से पहले नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो इसका ना तारीफ़ क्या लिखोगे बरकी कवा का? तो सबसे पहले लिखोगे बरकी कवा यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल। ठीक है, अब इसकी तारीफ़ लिखोगे, किसी नुक्ता पर बरकी सतह को उस नुक्ते का बरकी कवा कहते हैं। इसकी SI इकाई वोल्ट है, V है। ठीक है, ये हो गया बरकी कवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद आता है बरकी कवा का फ़र्क। इसकी तारीफ़ लिखेंगे,
पहले बरकी कवा का फ़र्क हेडिंग डालो, फिर लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की स्पेलिंग बताया, डिफरेंस का आपको पता होगा, ठीक है। तो इसकी तारीफ लिखेंगे, बरकी मैदान के दो नुकात के दरमियान इकाई मस्बत बरकी बार को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए किए गए काम की मिकदार को बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। इसकी SI इकाई वोल्ट है, ठीक है। समझ में आया? चलो ये भी बता दिया, आगे बढ़ते हैं। मस्बत बरकेदा पर ज़्यादा बरकी कवा वाले सतह से कम बरकी कवा सतह की जानिब उसका बहाव होता है। आप मुताल्ला कर चुके हैं कि बरकी रॉ का बहाव यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मनफी बरदार होते हैं के हटाव की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कम बरकी कवा वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। आसमान में चमकने वाली बिजली कम बरकी कवा वाले बादलों से ज़्यादा बरकी कवा वाले ज़मीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। बरकी कवा की तारीफ़ का मुताला आप आगे करेंगे। देखो बरकी कवा के बारे में और डिटेल में बताया गया है, ठीक है। यहाँ देखो शक्ल 3.2 बरकी कवा का फ़र्क दिखाया गया और बरकी रो का दबाव दिखाया गया, ठीक है। किस तरीके से देखो, मौसल A और मौसल B इन दोनों की बरकी कवा के फ़र्क को इससे मौसल के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं। ये थोड़ा सा डेफिनेशन बोला गया तारीफ़, लेकिन देखो जो मैंने तारीफ़ बताई है ना इसका बरकी कवा के फ़र्क का, आप वही लिखना, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी भी है और समझ में भी आता है, ठीक है। शक्ल 3.2 के मुताबिक A ज़्यादा बरकी कवा वाला मौसल यानी कि कंडक्टर है और B कम बरकी कवा वाला मौसल है। अगर इन दोनों मौसलों के मौसल बर्क तार से जोड़ा जाए तो दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन का बहाव मौसल B से मौसल A की जानिब होगा। बरकी रो इस वक्त तक बहेगी जब तक दोनों मौसल A और B का बरकी कवा मसावी ना हो जाए। दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क जब 0 हो जाए तब बरकी रो बहना बंद हो जाएगा। जब बरकी बार कम बरकी कवा से ज़्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करता है तो वो बरकी मैदान के ख़िलाफ़ काम करता है। देखो यहाँ पे आपको शक्ल 3.2 में क्या दिखाया गया, एक कंडक्टर है यानी कि एक बरकी कवा मौसल सीधे कंडक्टर समझो, ठीक है। ये A और ये B, एक ज़्यादा है और दूसरा कम है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि शक्ल 3.2 के मुताबिक ज़्यादा बरकी कवा वाला मौसल है कंडक्टर है, ये ज़्यादा बरकी कवा का मौसल है और B कम वाला है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान मौसल का ये तार जोड़ा गया है, मौसल तार, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क पैदा होगा और इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है ना वो मौसल B से मौसल A की जानिब होगा, यानी B से A की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये तब तक बहेगा जब तक दोनों मसावी ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों मसावी हो जाएगा तो बरकी रो बहना बंद हो जाएगा, ओके। और देखो क्या होता है कि जब बरकी बार कम बरकी कवा की से ज़्यादा बरकी कवा की जानिब जाता है ना, हरकत करता है, तो जो बरकी मैदान होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है उसके ख़िलाफ़ काम करने लगता है, ठीक है। ये समझ में आया बरकी कवा का फ़र्क और बरकी कवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरकी खाने में बरकी कवा का फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। बरकी खाने में मजबूत बरकेदा और मनफी बरकेदा के दरमियान बरकी कवा यानी उस खाने का बरकी कवा का फ़र्क है। बरकी खाने में होने वाले कीमियाई अमल बरकेरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क पैदा करता है। ये बरकी कवा का फ़र्क इलेक्ट्रॉन को मुतहर्रिक करता है और दोनों बरकीरों को जोड़ने वाले मौसल में बरकी रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। देखो क्या बोला है कि जो बरकी खाने हैं, आपने सेल देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, बरकी कवा का फ़र्क, बरकी खाने, बैटरी, बरकी खाने उसी को बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मस्बत बरकेदा यानी कि प्लस वाला, मस्बत यानी कि प्लस और मनफी यानी कि माइनस वाला, तो उन दोनों के दरमियान क्या होता है बरकी कवा, यानी उस बरकी कवा का क्या होता है फ़र्क होता है। इन दोनों के बीच जो बच रहा है वो फ़र्क कहलाता है ना। तो बरकी खाने में होने वाले जो कीमियाई अमल होते हैं ना, उनके दरमियान बरकी कवा का फ़र्क क्या होता है पैदा करता है और यही बरकी कवा का फ़र्क इलेक्ट्रॉन को मुतहर्रिक करता है। और जो दोनों बरकीरें हैं ना, मस्बत और मनफी, उनको जोड़ने वाला जो मौसल तार होता है ना, उसे बरकी रो
पैदा होती है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। ठीक है, मालूम थोड़ा सा टफ है, बस इसे थोड़ा आराम आराम से सुनो, नहीं समझा थोड़ा और सुन लो और एक बार ना खुद से रीडिंग करना। ठीक है, मालूम है मुझे ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, बट ठीक है समझ में आ जाएगा। ओके, अब क्या है कि मौसल बरकी तार के नुकात ए और नुकात बी तक इकाई बरकी रो को ले जाने के लिए किए गए काम को नुक्ता ए और बी के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क कहते हैं इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अब इसका ज़ाब्ता आपको बताया गया। दो नुकात के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क, हमने शुरुआत में ही जब हम इसकी तारीफ़ पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि जो बरकी कवा का फ़र्क है उसकी SI यूनिट है, SI इकाई क्या है, वोल्ट है। तो वोल्ट हो गया, किया गया काम यानी कि W वर्क, बट्टे में आ जाएगा मस्बत बरकी दा बार की कुल मिकदार कितनी है तो Q। अब ये Q का क्या मतलब है, तो Q का मतलब होता है बरकी बार। ठीक है, समझा, Q यानी कि बरकी बार, लिख लो साइड में। W यानी कि किया गया काम, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है बट समझ जाओ। ठीक है, और V यानी कि बरकी कवा का फ़र्क, बरकी कवा का फ़र्क, समझा। चलो ये थोड़ा ये कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है मुझे भी पता है। ठीक है, और अभी ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कैसे अभी बताती हूँ। ओके, तो ये V जो है W की जगह चेंज हो जाके 1J आ जाएगा, यानी कि 1J यानी क्या होगा फिर 1C। C का मतलब तो होता है कोलम्ब। ठीक है, कोलम्ब आगे आप पढ़ोगे और J जो है ये भी आप आगे पढ़ोगे, बस इसको याद रखो फिलहाल, आगे आपको दिया हुआ है। यानी SI निज़ाम में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई क्या है, वोल्ट है। ये हमने तारीफ़, जब मैंने तारीफ़ पढ़ रही थी, तारीफ़ बताया ना आपको, तभी बता दिया था कि बरकी कवा के फ़र्क का जो इकाई है वो वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको तस्वीरें दी गई है, ध्यान से देखो। आज़ाद इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं यहाँ पर, देखो ये सारे आज़ाद इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, जौहर है, आज़ाद इलेक्ट्रॉन, फिर जौहर है, बीच वाला जौहर क्या, ये सब तो जौहर दिए गए, ये सब इलेक्ट्रॉन है और ये मरकज़ है। आगे आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है साइंसदानों का तारुफ। देखो आप V पढ़ते हो वोल्ट, ये वोल्ट नाम कहाँ से आया, तो सबसे पहले है इतालवी साइंसदान यानी कि इटली से थे, इनका नाम है एलोसेंड्रो वोल्टा। इन्होंने पहला बरकी खाना तैयार किया यानी कि बैटरी तैयार किया था। इसी की याद में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई को वोल्ट का नाम दिया गया है। ये खाना पूरी में सवाल आता है। ठीक है, इसे याद रखना है। ये कहाँ से थे, इटली से थे। इनका नाम क्या है, एलोसेंड्रो वोल्टा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहला बरकी खाना बनाया था। ठीक है, और इनकी याद में, किसकी याद में, बरकी कवा की याद के फ़र्क में इनको वो इकाई का नाम, इनकी वोल्ट, बरकी कवा की फ़र्क की इकाई को क्या, इनके नाम से वोल्ट का नाम दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ लिखा भी है साइड में, वोल्ट का इजाद करदा सादा बरकी खाना, ये इस तरीके से है, बैटरी है ना, एकदम सिंपल। अब कुछ इंटरेस्टिंग GK पूछा गया, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते है ना। क्या है, सबसे पहले बरकी कवा के फ़र्क की अक्ल तरीन मिकदार मंदरजे से इकाई में ज़ाहिर किया जाता है। सबसे पहले आता है 1 यानी कि MB, 1 MB यानी कि मिली वॉट इक्वल कितना है, 10 की पावर -3 यानी कि 10⁻³ वोल्ट। उसके बाद दूसरा बोला गया है आपको, दूसरा देखो ये M रहा तो मिली पढ़ना, और U जैसा दिख रहा है यानी कि ये माइक्रो वोल्ट है। ठीक है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, कम, यानी कि ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, -6 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मिली वोल्ट पूछा है तो कितना बोलोगे, अगर किसी ने पूछा 1 मिली वोल्ट बराबर कितना, तो आप बोलोगे 10 की कुव्वत -3 वोल्ट। और वही दूसरा सवाल उसने किसी ने पूछ लिया कि 1 माइक्रो वोल्ट कितना होता है, तो आप बता सकते हो कि 10 की कुव्वत -6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आता है बरकी कवा के फ़र्क की ज़्यादा मिकदार मंदरजे इकाई में ज़ाहिर किया जाता है।
अब ये सब, ये जो माइनस में था ना, बस इसका ये अपोजिट हो गया पॉजिटिव में, यानी ये मनफी में है तो ये मस्बत में आ जाएगा। 1 kV यानी कि 1 किलो वोल्ट कितना रहेगा, तो 10 की कुवत 3 वोल्ट। और उसी तरह मेगा वोल्ट कितना रहेगा, MV, तो ये 10 की कुवत 6 वोल्ट। समझ में आया। अब आता है आज़ाद इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक, हम जो पहले लास्ट इसमें पिछले पेज में पढ़ रहे थे वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। धात्विक मुवस्सल के हर जोहर में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं। यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये इसकी तारीफ़ है, याद रखिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन की। ये धात्विक मुवस्सल के हर जोहर में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं। यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। शक्ल 3.3 शक्ल 3.3 की तरह एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से हरकत कर सकते हैं। इसीलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन के ज़रिए मनफी बार की भी तरसील होती है, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार के मुवस्सल होते हैं। उसके बाद आता है आपका तार से बरकीरों का बहना, इलेक्ट्रिक करंट। शक्ल 3.4 के मुताबिक अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से न जोड़ा गया हो तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन धाती जोहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आज़ादाना हरकत करते रहते हैं। लेकिन जब धाती तार के सिरों को खुश्क खाने जैसे बर के ज़रिए से जोड़ा जाता है तो तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉन पर एक बरकी कवा की वजह से बरकी कुव्वत काम करती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं, इसीलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे यानी कि कम बरकी कवा से मस्बत सिरे ज़्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करना शुरू करते हैं। शक्ल 3.4b में बताया गया है, उस इलेक्ट्रॉन के बहाव से तार में बरकी रो जारी होती है। मुवस्सल में इलेक्ट्रॉन की हरकत बाकायदा औसत चाल से होती है। देखो शक्ल 3.4 बोला देखने के लिए, इसके हिसाब से बोला गया है कि अगर कोई धाती तार है यानी कि सेल बैटरी से अगर ना जोड़ा जाए तो उसमें जो मौजूदा ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये ना ये मनफी बार होता है। ये याद रखना, ये खानापुरी में आगे आपको दिया गया। ई के ऊपर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मनफी बारदार होता है। तो मनफी बारदार होते हैं, ये याद रखो, ठीक है। तो इनको ना जोड़ा जाए ना तो क्या होता है, ये तमाम सिमतों में आज़ादाना हरकत करते हैं। देखो अब आपको कोई बंदिश नहीं लगी हो किसी इसके ऊपर, अरे सिंपल सा आंसर है। कोई गाय भैंस देखा है ना जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसे छोड़ दो ऐसे ही सड़क पर, तो वो कहीं भी जाते ना आज़ाद रहते हैं। सेम उसी तरह इसका हाल है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, मतलब किसी सेल से मत जोड़िए, तो क्या करते हैं, ये आज़ादाना हरकत करते रहते हैं। लेकिन ये जब धाती तार होते हैं, ये कोई भी खुश्क खाने जैसे बरकी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, इन जो तार है क्या आज़ाद इलेक्ट्रॉन है ना, उन पर बरकी कवा की वजह से क्या होता है, बरकी कुव्वत काम करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि सेल या बैटरी क्या होता है, मनफी सिरे से यानी कि मनफी सिरे से मस्बत सिरे की जानिब हरकत करना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट से इधर राइट, देखो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, यानी कि मनफी से मस्बत सिरे तक, समझ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ई से बताया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की बहाव से तार में क्या होता है, बरकी रो जारी हो जाती है, क्या इलेक्ट्रिक करंट जारी हो जाती है। और मुवस्सल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हरकत बाकायदा औसत चाल से होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बरकी रो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। मुवस्सल में बरकी रो का बहना बरकी रो कहलाता है। मुवस्सल में इलेक्ट्रॉन का बहना बरकी रो कहलाता है। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है बरकी रो का, ठीक है। इसे तारीफ बोल सकते, अगर कोई पूछे बरकी रो क्या है तो आप बोल सकते हैं मुवस्सल में इलेक्ट्रॉन का बहना ही बरकी रो कहलाता है। बरकी रो की पैमाइश यानी कि आई इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बारदार की मिकदार के मसावी होती है। अगर एक मुवस्सल के अर्जी तराशे से वक्त टी में बरकी बार क्यों बहता हो तो बरकी रो झेल के मुताबिक होगी। यानी क्या बोला गया है कि जो बरकी रो की पैमाइश क्या है, हमारा आई है, तो आई बराबर हो गया
जो इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बारदार की मिकदार क्या है, मसावी है। तो ऐसे में जो हमारा टी यानी कि टाइम है और बरकी बार यानी कि क्यों ऊपर आ जाएगा और टाइम नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, बरकी रो का ज़ाब्ता बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एसआई निज़ाम यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में बरकी बार की इकाई को कोलम्ब कहते हैं और बरकी रो को एम्पियर में ज़ाहिर करते हैं। यानी इसकी इकाई क्या है, कोलम्ब है और इसे ज़ाहिर क्या करते, ए से ज़ाहिर करते। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर बरकी बार यानी कि 1.6 ज़रब 10 की कुव्वत -19 कोलम्ब होता है। सी से इसे ज़ाहिर करते, कोलम्ब को सी से ज़ाहिर होता है। ठीक है, एम्पियर किसी मौसल में 1 सेकेंड में 1 कोलम्ब बरकी बार गुजारना हो, क्या लिखा है, हाँ गुज़रता हो तो कहा जाता है कि उस मौसल से बहने वाली बरकी रो में 1 एम्पियर है। यानी कि कोई भी मौसल ले लेते हैं हम, उसमें 1 सेकेंड में 1 कोलम्ब बरकी बार से गुज़रता है ना, बस उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो इस मौसल में बहने वाली बरकी रो में क्या है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो 1 एम्पियर यानी कि 1A आ जाएगा इक्वल, और बोला गया कोलम्ब भी है तो 1C इक्वल 1 सेकेंड आ जाएगा। टाइम हम एस से यानी कि सेकेंड से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, आगे आता है, क्या आप जानते हैं, नहीं। बरकी रो की अक्ल तरीन मिकदार को झेल के मुताबिक दिखाया जाता है। पहला है 1 मिली एम्पियर इक्वल कितना है, 10 की कुव्वत -3 A। ठीक है, उसके बाद यही है माइक्रो एम्पियर है तो 10 की कुव्वत 6 एम्पियर। ठीक है, फ्रांसी रियाजीदा और साइंसदा एंड्रो एम्पियर ने बरकी रो से मुतालिक अहम तजुर्बात किए। उनके इस कारनामे की बदौलत आज हम मौसल तार में बहने वाली बरकी रो की पैमाइश कर सकते हैं। उनकी इस काम की याद में बरकी रो की पैमाइश की इकाई एम्पियर का नाम दिया गया है। समझा, यानी कि फ्रांस की ये रियाजीदा यानी कि ये मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट भी थे एंड्रो एम्पियर। तो इन्होंने बरकी रो से मुतालिक क्या है, तजुर्बात रिसर्चेस किए थे। इनके इसी कारनामे की बदौलत आज हम मौसल तार में बहने वाली बरकी रो की पैमाइश कर सकते हैं। तो ये इनकी एक अचीवमेंट है जिसकी वजह से हमें हासिल हो रहा है फ़ायदा। और उनकी इसी काम की याद में इनको क्या बोला गया है, बरकी रो की पैमाइश की जो इकाई है एम्पियर, इन्हीं के नाम पर दिया गया है। ठीक है, आप लोग भी कुछ रिसर्च करो दुनिया में ताकि आपका नाम भी किताबों में छप जाए। ठीक है, फिर आता है मिसाल। हमारा मिसाल सबसे पहले आता है मिसाल में, एक मौसल तार में से 0.4 एम्पियर बरकी रो 5 मिनट के लिए गुजरती हो तो उससे गुजरने वाला बरकी बार मालूम कीजिए। यानी कि हमें बरकी बार मालूम करना है। दिया हुआ हमें क्या है, आई यानी कि जो एम्पियर है वो हमें 0.4 बताया गया है ऑलरेडी। ठीक है, टाइम हमें 5 मिनट दिया गया है तो इसको सेकंड में तब्दील कर लो तो ये 300 सेकंड हो जाएगा। और बरकी बार जो है हमें, तो इसको और इसको क्या करेंगे, ज़र्ब कर देंगे। यानी कि 0.4 को 300 से ज़र्ब कर दो, निकलेगा आपका 120 कोलम। यानी कि इस तार से गुजरने वाला बरकी बार कितना है, 120 कोलम है। सी क्या है, इसकी बरकी बार की इकाई है। ठीक है, और इकाई नहीं लगाते हो ना आप एग्ज़ाम में तो आपके आधे मार्क्स कट जाते हैं, तो इकाई लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उनके लिए बोल रही जो बच्चे कहते हैं इकाई नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, इकाई नहीं लगाने से हाफ मार्क्स कट जाता है। ठीक है, और आप आगे क्लास में जाओगे तो 1 मार्क्स कट जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं मज़ामत यानी कि रेसिस्टेंस और ओम का कानून। ओम का कानून यानी कि ओम्स लॉ। जर्मन माहिर तबियत जॉर्ज ओम ने मौसल तार से गुजरने वाली बरकी रो यानी कि आई और बरकी कवा का फ़र्क वी के दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया है। मौसल की तिबी हालत मुस्तकिल हो तो उसमें गुजरने वाले बरकी रो और उससे मौसल के दोनों सिरों की बरकी कवा का फ़र्क यानी वी के रास्त तनासुब में होता है। यानी कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, जो ये रहेगा वही रहेगा ऐसा इसके हिसाब से, यानी कि उसके रास्त तनासुब में। समझाना, रास्त तनासुब आपने इसमें मैथ्स में कितनी बार सुना है ना, रेशो। तो ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है, आई
वी के रास्ता नासुब में, समझा। कौन है ये? जर्मन से है, ये जर्मनी से है, इनका नाम जॉर्ज ओहम है। ये ना याद रखो, ये नाम हर जगह भी आपको सुनने मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मौसल तार जो है ना, उससे गुजरने वाले क्या बरकीरों और बरकी गवाह का फ़र्क, दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसे बयान किया था। और उन्होंने बताया था कि जो मौसल की जो तबी हालत होती है ना, वो मुस्तकिल होती है, तो उसमें जो गुजरने वाला बरकीरो है ना, उस मौसल के दोनों सिरों में बरकी गवाह का फ़र्क उसके रास्त तनासुब में होता है, ठीक है। और अब ये जो है ना, इसे हटाओगे तो इक्वल के आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आई इक्वल के भी लिखा है, समझा। के क्या है? मुस्तकिल है, ओके। तो आई इंटू आई ज़रब 1/k बराबर वी। अब ये क्या है? मौसल के मज़ाहमत है, ठीक है, यानी कि जहाँ यहाँ पे हट के आर आ जाएगा, इसीलिए आई ज़रब आर एक बराबर कितना है? वी, यानी कि वी बराबर आई आर या आर बराबर वी बटे आई भी आ जाएगा। इस ज़ाब्ते को ओहम का कानून कहते हैं। ये ओहम का कानून आता है आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो याद रख लेना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे बहुत सुनने मिलता है इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मंदरजा बाला ज़ाब्ते की मदद से हम मज़ामत की एसआई निज़ाम में इकाई हासिल कर सकते हैं। एसआई निज़ाम में बरकी गवाह का फ़र्क को वोल्ट और बरकी रो की पैमाइश एम्पियर में की जाती है, तो मज़ामत की पैमाइश V/A होगी। इसी को ओम कहते हैं और इसकी अलामत ये इससे ज़ाहिर करते हैं। अब इसको अब कैसे याद रखोगी? आप इसे याद रख सकते हो विग के हिसाब से, जो नकली बाल होते हैं उनके हिसाब से अकॉर्डिंग याद रखने के लिए ट्रिक दे रहे हो और कुछ नहीं। या तो आप इसे बोल सकते हो आधा ओ, इधर से आधा कटा, इधर से आधा कटा और फैला हुआ, ठीक है। ऐसा जैसे याद रखना, याद रखो, बस इसे याद रखो कि ओम इसी तरह होता है। एंड में आपको इकाई लगाई जाती है इसके लिए, यानी कि 1 ओहम बराबर कितना होगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओहम होता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। 1 ओहम मज़ामत, अगर किसी तार के 2 सिरों में 1 वोल्ट बरकी गवाह का फ़र्क हो और तार से 1 एम्पियर बरकी रो गुज़र रही हो, तो उस तार की मज़ाहमत 1 ओहम ही होती है। मज़ाहमत और मज़ाहमियत, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इससे पहले ये जान लो ओहम कैसे आया। जर्मन माहिर तिब्बत जॉर्ज साइमन ओहम ने यह कानून बयान किया कि जो बरकी दौर में मज़ाहमत महसूब करने के लिए इस्तेमाल होता है, उन्हीं की याद में मज़ाहमत की इकाई को ओहम का नाम दिया गया, ठीक है। ओहम कहाँ से आया? इनके नाम से आया। और इन्होंने क्या किया ये भी आपको अब मालूम हो गया। इनके कारनामे क्या थे आपने जान लिए। अब आप रिज़ल्ट में आपके कारनामे देखने हैं ना, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले तो आता है मज़ाहमत और मज़ाहिमियत, यानी कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। शक्ल 3.4 फ़िलहाल तो नहीं देख सकते क्योंकि हमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा, मजबूरी है ना। हम देख चुके हैं कि किसी मौसल में कसीर तादाद में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमेशा बेतरतीब हरकत करते हैं। जब मौसल दोनों सिरों के दरमियान बरकी गवाह का फ़र्क पैदा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव कम बरकी गवाह वाले सिरे से ज़्यादा बरकी गवाह वाले सिरे के तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन की हरकत की वजह से मौसल बरकी रो बहना शुरू होती है। मुतहरिक इलेक्ट्रॉन उनकी राह में आने वाले जोहर या आयन से मुतसादिम होते हैं। इन तसादुम की वजह से इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट पैदा होती है और बरकी रो में भी रुकावट होती है। इसी तरह की खासियत जिसकी वजह से उसमें रुकावट हो मौसल की मुज़ाहमत कहलाती है। देखो आपने 3.4 आज़ाद इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है हमने समझा है, उसमें क्या बोला गया था कि जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन रहते हैं कसीर तादाद में, सिंगल नहीं बहुत सारे, तो वो हमेशा क्या है बेतरतीब रहते हैं, आज़ाद रहते हैं और वो क्या होते हैं हरकत करते रहते हैं ना। तो जब उनमें मौसल तार लगा ये किया जाता है बरकी खाना बोला गया है। जब मौसल के दोनों सिरों के दरमियान क्या है बरकी गवाह का फ़र्क पैदा होता है और ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन का बहाव है कब कम सिरे से दूसरे ज़्यादा सिरे वाले की तरफ जाता है ना। और इलेक्ट्रॉन की इसी हरकतों की वजह से क्या होता है मौसल में बरकी रो बहना शुरू होता है। ये सब हमने पिछले पढ़ लिया आज़ाद इलेक्ट्रॉन में, है ना।
अब क्या हो रहा है कि इसमें बोल रहा है कि मुतहर्रिक जो इलेक्ट्रॉन है इनकी राह में आने वाले जो जौहर हैं या आयन बोल सकते, वो क्या है, मुतसादी में, और इसी यानी कि उनमें रुकावट पैदा हो रही है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बहाव में क्या होता है, रुकावट पैदा होती है, और बरकी रो में भी रुकावट पैदा होती है। इसी तरह की खासियत की वजह से इनको बोला गया है, रुकावट हो तो क्या होता है, मुज़ाहमत कहलाती है। मुज़ाहमत का मतलब ही होता है रुकावट। देखो इसका आप इससे याद रख सकते हो कि देखो आपके स्कूल का स्कूल छोड़ो, आपकी क्लासरूम है, उसका एक गेट है, ठीक है, और बाहर बारिश हो रही है। अब किसी वजह से बाहर निकले हो सारे बच्चे, तो पूरा गेट नहीं खुला होता है नॉर्मली। ये देखो ये एक गेट है और ये आपका तो ये आधा गेट अगर खुला रहेगा तो क्या पूरे बच्चे एक साथ जा सकते हैं बाहर जो निकले हुए? नहीं, एक एक करके जाएंगे, ठीक है। अगर पूरा ये गेट खुला होता तो सारे बच्चे एक साथ जा सकते थे, है ना। यानी कि जो कुछ बच्चे जा रहे यानी कि उनमें रुकावट पैदा हो रही, तो सेम स्टोरी इसकी है, समझा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मुज़ाहिमत। किसी ख़ास दर्जा हरारत पर मुअस्सल की मुज़ाहिमत आर इसकी मादा यानी कि मटेरियल की लंबाई एल और अर्ज़ी तराशी के रकबे ए पर मुनसर होती है। अगर मुअस्सल की मुज़ाहिमत आर हो तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि इसमें, रुको एक मिनट, यहाँ नीली लाइन पढ़ो, ये देखो क्या बोला, मुज़ाहिमत यानी कि आर, मटेरियल यानी कि एल और अर्ज़ी तराशी यानी रकबे ए। तो ये सेम चीज़ यहाँ बोला गया है ना, समझा। यानी कि जो आर है हमारा मुज़ाहमत, वो एल यानी कि लंबाई के रास्त तनासुब में होता है, और जो ये एल है ना वो 1/A है, यानी कि 1 एम्पियर की इसमें आ जाता है। तो ये जो 1 एम्पियर वाला बचा ना वो 1 हो जाएगा, एल लंबाई की जगह आ जाएगा, यानी कि L/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि रास्त तनासुब आर के, ठीक है। तो और ये जो आर बराबर ये पी जैसा जो दिख रहा है आपको, उसकी जगह चेंज हो जाएगा और L/A आ जाएगा, समझा। और पी क्या है यहाँ पे, तनासुब का मुश्तकिल है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो हमने के पढ़ा था इसकी जगह पे, तो के भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ करते, लेकिन जिसकी जहाँ पे जो यूज़ होगा आपको वही करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रूल्स बना के दिए और हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो करना तो पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पी तनासुब का मुश्तकिल है, ठीक है। वैसे ये पी है नहीं, इसको कुछ अलग पढ़ते हैं, फ़िलहाल तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट इसको ना बहुत अच्छा इसका नाम है, शिट याद नहीं आ रहा है, इसी पर पी नहीं बोलते, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बता देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना, मैं उसे पिन कर दूँगी कमेंट में, ठीक है। इस मुअस्सल मादे की जो मुज़ाहमत यानी कि रेसिस्टिविटी कहते हैं, ऐसा ही निज़ाम में मुज़ाहमत की इकाई ओम मीटर है। मुज़ाहमत मादे की इम्तियाज़ी खासियत होने की वजह से मुख्तलिफ़ मादों के लिए मुख्तलिफ होती है, यानी कि अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मादों की मुज़ाहमत दी गई है। तांबा है तो यानी कि 1.7 ज़रब 10 की क़ुव्वत जो माइनस ओम मीटर। ओम मीटर इकाई है इसकी, और इसे आपने नहीं लगाया तो आधा मार्क्स काट दिया जाता है, ठीक है। बार बार याद दिलाऊंगी, एग्ज़ाम में अगर आए ना तो ओम मीटर लगाना है, ठीक है। फिर आता है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में क्या है, 1.1 10 की क़ुव्वत -6 ओम मीटर। उसके बाद हीरा है, तो इसका आप लिख सकते हो कि 1.62 ज़रब से 10 की क़ुव्वत 13 से कितना है, 10 की क़ुव्वत 18 तक है, ठीक है, ये हीरा का है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बरकी दौर यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। बरकी दौर आपको यहाँ कुछ तरीके से समझ में दिया गया है। अभी आपको ये जोड़ समझ में नहीं आएगा, अभी पीछे ना इसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है, यानी कि आप किसको कैसे पहचानोगे, बैटरी कैसे पहचानोगे ऐसे जोड़ में, तो मुअस्सल तार क्या रहता है, मुज़ाहमत कैसे समझोगे, तो सब बताया गया है। पहले आप वो समझोगे तभी आप सर्किट समझ पाओगे, है ना। तो पहले पढ़ लो, ठीक है, बाद में इसको समझते हैं। तो बरकी दौर बैटरी के 2 सिरों के दरमियान का मुअस्सल तार और दूसरे मुज़ाहम, इनमें बहने वाली मुसलसल बरकी दौर को बरकी रो को बरकी दौर कहते हैं।
ये है ना इसकी तारीफ़ याद रखना। बरकी अलामतों के इस्तेमाल से बनाई हुई बरकी दौर की शक्ल जो ये ज़ाहिर करती है कि उसके आज़ा यानी कि हिस्से आपस में किस तरह जुड़े हैं, बरकी दौर का खाका कहलाता है या कहलाती है। ये देखो कुछ तरीके से बताया गया। देखो बैटरी को ना इस तरीके से बचाते हैं कि एक प्लस में रहेगा और छोटा वाला एक माइनस में रहता है, ठीक है। ये जो बंद दिख रहा है यानी कि ये स्विच बंद है, ये अगर नहीं रहा ना, एक मिनट, यानी कि खाली ऐसा रहा तो स्विच क्या ऑन है, ठीक है। ये जो लाइनिंग दिखाई जा रही है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे एरो बने हुए, ये मुवस्सल तार है और ये मज़ाहमत यानी कि रुकावट पैदा कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्ली नहीं समझेगा जब तक आप इसका आगे ये बताया हुआ है वो पूरा नहीं समझोगे तब तक, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि मतलब ये बोला यहीं पे गया है कि जो बरकी दौर है ये शक्ल ज़ाहिर करता है कि सारे आज़ा एक दूसरे से जुड़े हैं आपस में, ठीक है। तभी जो बरकी खाका तैयार कर रहे हैं, है ना, बरकी दौर तैयार कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। शक्ल 3.5 में एक आम बरकी दौर दिखाया हुआ यानी कि नॉर्मल दिखाया गया, ठीक है। इस शक्ल में बरकी रो की पैमाइश मालूम करने के लिए एमीटर और तार के दोनों सिरों के दरमियान बरकी हवा का फ़र्क मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया गया है। आपने कभी किसी लैब में गए हो, फिज़िक्स लैब में, तो आपने कभी देखा होगा किसी सर्किट में, मैं फ़ोटोज़ क्यों नहीं रखती हूँ अपने पास, फिज़िक्स लैब में एक है, मैं आपको चैनल के साथ ना सब्सक्राइब करके रख लो, मैं आपको ना एक पक्का ना एक दिखाऊंगी, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसा रहता है और एम मीटर कैसा रहता है, ठीक है। वैसे तो आप सर्च करके भी देख सकते हो आपकी मर्ज़ी के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ना मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आपको उसमें बताऊंगी कि कौन ओरिजिनली कैसे दिखते हैं इन लोग, ठीक है। और वोल्ट मीटर की मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें बहने वाली बरकी रो बहुत ही कम होती है, यानी कि बरकी रो की पैमाइश मालूम करने के लिए कौन होता है, एम मीटर होता है, देखो यहाँ। और दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क मालूम करने के लिए कौन होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, याद रखो। आगे है मुशाहिदा कीजिए। देखो रबर का टुकड़ा दिया गया है आपको और लाइट और सेल नज़र आ रहे होंगे, कहीं कहीं पे की चाबी भी दी गई, ठीक है। तो आगे सवाल है, पहला है कि सामने की शक्ल में क्या गलती है तलाश कीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब क्या लिखोगे। देखो हमेशा मैं पहले क्या बोलती हूँ, शुरुआत वीडियो में ही बोलती हूँ कि जब भी मेरे वीडियोस देखते हो, बाकी दूसरे का क्या करते हो नहीं करते हो मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे वीडियोस जब भी आप देखते हो साइंस के, देखो किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसकी टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसकी जो कॉपी जो आपने बनाया है, नोटबुक, वो राइटिंग मटेरियल आपकी पेंसिल, पेन, स्केल, इरेज़र, शार्पनर, जो भी चीज़ें हैं सब लेकर बैठा करो, ठीक है, कि जो बनाना पड़े बनाओ फटाक से, ठीक है। तो ये पहले सवाल का जो जवाब लिखोगे, क्या लिखोगे शक्ल ए, शक्ल बी और नहीं, शक्ल ए और शक्ल बी में ही हम बरकी दौर नामुकम्मल होने के बावजूद बल्ब रोशन है, ये नामुमकिन है। शक्ल सी में बरकी दौर मुकम्मल होने के बावजूद बल्ब रोशन नहीं है। शक्ल डी में बरकी दौर में मौजूद रबर गैर मुअस्सल है, इसके बावजूद बल्ब रोशन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नामुमकिन है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो टुकड़ा बोला है ना इसमें, शक्ल डी बरकी दौर, तो उसमें रबर का टुकड़ा जो बोला गया है एडिंग करके यहाँ पे समथिंग करके, तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर ना 4 ही शक्ल है ना, ए बी और सी और डी, तो यहाँ वाला बता रही हूँ मैं, नीचे वाले पर सॉरी डेट मिस्टेक, 1 मिनट हाँ, अगेन हाँ, क्या ये मैं नीचे वाला समझ गई थी, शिट, ये इसमें ना नंबर एक्चुअली मैंने दिया नहीं, मैंने ए बी सी और डी। देखो पहला इसका जवाब क्या लिखोगे सबसे पहले, तो ये लिखोगे कि शक्ल ए बी में बरकी दौर नामुकम्मल है, ये और बी बरकी दौर क्या नामुकम्मल है, इसके बावजूद क्या बल्ब रोशन है, ये नामुमकिन है,
और शक्ल सी में, ये जो सी है ना, उसमें बरकी दौर मुकम्मल होने के बावजूद बल्ब रोशन क्या है, नहीं है। शक्ल डी में बरकी दौर में मौजूद क्या है, रबर है जो कि गैर मुअस्सल है, इसके बावजूद बल्ब रोशन नज़र आना एक ही, जबकि ये नामुमकिन है। असल में क्या हुआ था, मैंने एक स्टूडेंट को बोला था ये बना देने के लिए डायग्राम्स वगैरह, तो उसने मिस्टेकली ये नीचे का कर दिया, दैट्स वाई आंसर बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अभी आपने समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मंदरजा झेल अशकाल बी सी डी में बरकी बल्ब क्यों रोशन नहीं होता, वजाहत कीजिए। कौन कौन सा बोला है, बी, सी और डी। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि शक्ल बी, सी और डी में बल्ब रोशन नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बरकी दौर में बरकी रो की मुसलसल बहाव के लिए मुसलसल रास्ता नहीं है, यानी बरकी दौर नामुकम्मल है। ठीक है, तो पहले का भी जवाब और दूसरे का ही बता दिया मैंने। ठीक है, पहले वाले के लिए ये शक्ल है, दूसरे वाले के लिए ये शक्ल है। असल में वो बच्ची ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये शक्ल सिर्फ बना के छोड़ दी, ये बनाया ही नहीं उसने। तो और मैंने भी जल्दी जल्दी में उसी को ये कर दिया, तो मैंने नोट्स बनाया तो उसी पे ये हो गया। ठीक है, तो नोट्स चाहिए ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ आपको PDF बना के अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन पे मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बरकी दौर के खाके में इस्तेमाल होने वाली अलामतें और इनका इस्तेमाल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग इसे 3 से 4 बार स्टडी करेंगे अच्छे से। ये अलामत याद होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपको खाका बोलता है बनाने के लिए बरकी दौर। आप कैसे बनाओगे जब आपको अलामत ही नहीं पता रहेंगी, तो कैसे बनाओगे, इसीलिए अलामत का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आज़ा, शक्ल, अलामत और इस्तेमाल। ठीक है, सबसे पहले है बरकी खाना। ओरिजिनल तो ऐसी दिखती है, लेकिन अलामत कैसी है, एक बड़ी और एक छोटी, यानी कि एक प्लस और एक माइनस। इसका इस्तेमाल क्या है, मुअस्सल के सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क मुहैया करना। ठीक है, दूसरा आज़ा है कि बैटरी या सेल का मजमुआ, यानी एक से ज़्यादा है तो कुछ इस तरह दिखेगी, एक से ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम इसी का अलामत में बनाएंगे तो इस तरह बनेगी। ठीक है, पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। ठीक है, लेकिन हर जगह क्या प्लस माइनस लगेगा, नहीं, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो। देखो जो लंबी वाली लाइन है ना उसको प्लस देंगे, और जो छोटी वाली वो माइनस में हो जाएगी, फिर बड़ी वाली प्लस, फिर छोटी वाली माइनस, प्लस माइनस, समझा। ठीक है, यानी कि इसमें कितना है, 3 सेल है, यानी कि इसमें 3 वोल्ट हो गया, समझा। आगे आपको सवाल दिए गए इसके ऊपर, तो आप और अच्छे समझेंगे। मश्क जब हम हल करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। तो इसका इस्तेमाल क्या है, मुअस्सल के सिरों के दरमियान ज़्यादा बरकी कवा का फ़र्क मुहैया करना। उसका कुंजी है खुला स्विच। अगर स्विच ऑन है तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, और अलामत कैसी बनेगी, इस तरीके से। देखो जब मैं बरकी दौर समझा रही थी तो उसमें इस तरीके से बताया था ना कि डॉट रहा तो स्विच बंद है, अगर डॉट नहीं रहा यानी सिर्फ ऐसा रहा तो स्विच ऑन है। यानी कि इसका इस्तेमाल क्या है कि मुअस्सल के 2 सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को ख़त्म करके बरकी रो की बहाव को बंद करना, है ना। उसके बाद आता है बंद कुंजी, बंद स्विच। अलामत कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ओरिजिनल इस तरीके से दिखता है ना। तो क्या है, मुअस्सल के 2 सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को जोड़कर बरकी रो की बहाव को शुरू करना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मुअस्सल तार का जोड़। तो शक्ल कुछ इस तरीके से दिखती है, और मुअस्सल तार नॉर्मली हम इसको इस तरीके से पेंसिल बना सकते हैं। पेंसिल से ही बनाएंगे ना, ओरिजिनल कहाँ से ही करेंगे, है ना। फिर इसका इस्तेमाल क्या लिखोगे, मुख्तलिफ अज़ा को बरकी रो में जोड़ना। उसके बाद आता है मुअस्सल तार की क्रॉसिंग, यानी कि तारों का गुबार। तो कुछ इस तरीके से होता है, जबकि हम इसको अलामत ऐसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्या है, बगैर मुअस्सल तारे जोड़ने, तारों की क्रॉसिंग, यानी कि बगैर जोड़े तारों का उबूर बताना। उसके बाद है आज़ा फिर से बरकी बल्ब। ओरिजिनल तो कुछ इस तरीके से है, और हमारी अलामतें कुछ इस तरीके से रहे, है ना। तो ये जो दिख रहा है वो ऑफ़ है, और जिसमें ऐसे 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 बने यानी कि ये चालू है, समझा। यानी कि ये रोशन है और ये गैर रोशन है। एक में रोशनी है, दूसरे में रोशनी नहीं है, यानी कि इसका स्विच बंद होगा, इसका स्विच ऑन है। इसलिए
इस्तेमाल क्या बोला है कि बरकी बहाव की जांच करना। गैर रोशन बल्ब, यानी कि ये गैर रोशन बल्ब जो है बरकी बहाव बंद है इसके अंदर, और ये रोशन है, यानी ये रोशन बल्ब में क्या है, बरकी बहाव जारी है। फिर आता है आज़ा बरकी मज़ाहमत या मज़ाहिम। तो कुछ ये रेसिस्टर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखो अगर आप आगे आप फिज़िक्स पढ़ोगे ना, एक प्रैक्टिकल्स होता है इसके अंदर ना, देखो यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं ना, कलर बैंड इसको बोलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इनका क्या होता है, रेसिस्टिविटी नापा जाता है कि इसकी रेसिस्टिविटी कैसी है। तो इसको कैसे नापते हैं, चलो ये बता देती हूँ। थोड़ा सा फिज़िक्स में चले जाते हैं ना। वैसे फ़िज़िक्स जब समझते हो ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बोरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये देखो कलर बैंड है, तो इसमें ना एक बहुत अच्छा, इसका नाम है बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये एक ना कोड है। तो बीबी रॉय, तो बी से आ जाएगा ब्लैक, फिर बी से ब्लू, ठीक इस तरीके से आता है, समझे। तो कोड बनता है। तो जो रेड है ना, तो रेड का नंबर जो होता है ना, जैसे कि 4 पे रेड आ रहा है, हाँ कोड में 4 है, और ब्लू 2 पे आ रहा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, 42 हुआ। फिर तीसरा वाला है ना, इंटू हो जाएगा 10x2, ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर ये जो बनता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप ये करोगे, ज़रब करोगे तो जो आता है, तो ये इसकी रेसिस्टिविटी निकलती है इस तरीके से, है ना। फिर इसमें ये भी रहता है, गोल्ड है, सिल्वर है, कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होके तब निकलता है इसका रेसिस्टिविटी, ठीक है। फिलहाल आपको वो सब पढ़ना नहीं है ना, एक नॉर्मल इंटरेस्ट के लिए बता दिया कि आगे फ़िज़िक्स 11th में आपको ये दिया गया है। अगर आगे आप फ़िज़िक्स कंटिन्यू कर, फ़िज़िक्स बोल रही, साइंस कंटिन्यू करेंगे तो फ़िज़िक्स में आपको दिया गया है, ठीक है। फ़िज़िक्स समझोगे ना, बहुत इंटरेस्ट और बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी, हमारा चैनल है इनफैक्ट, उसे जाइए और विज़िट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ना आपको कुछ नहीं, बस खाली शॉर्ट्स देखने, और आपको पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे जाइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लगे हाथ, क्योंकि उसकी भी टारगेट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो अच्छी बात है ना। और इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि है ना हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हमने इसका बरकी जो मज़ाहमत या मज़ाहिम है, कुछ ओरिजिनल इस तरीके से होता है हमारा रेसिस्टर, और इसकी अलामत क्या है, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो बरकी दौर की बरकी बहाव को क्या है, काबू करना, उसे थोड़ा रोकना, कंट्रोल करना अपने हिसाब से। उसके बाद आता है मुतगय्यर मज़ाहमत, रियोस्टेट। ये रियोस्टेट भी आपको ओरिजिनली ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसको ये आर जो है ना, इसका थोड़ा दूर दूर तक उस पर कट लगा जाए तो वो रियोस्टेट कहलाता है, ये उसकी अलामत में आ जाती है। इसका इस्तेमाल क्या है, मुज़ाहम में तब्दीली बरकी रो के बरकी बहाव को कम या ज़्यादा करना। उसके बाद आता है एमीटर। एमीटर कुछ इस तरीके से ही दिखता है, ठीक है, और इसकी अलामत क्या है, ये है, यानी ओरिजिनल ऐसा और इसकी अलामत ये है। और इसका इस्तेमाल क्या है, बरकी रो में बरकी रो की पैमाइश करना, बरकी दौर में इसे मुसलसल जोर से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की अलामत ये है, प्लस माइनस बीच में, यानी वी दिखा तो वोल्ट मीटर, ए दिखा तो एम मीटर। तो जो वोल्ट मीटर है ओरिजिनली ऐसा दिखता है, ठीक है। और बरकी कवा का फ़र्क हम लोग मालूम करते हैं इससे, ठीक है। और बरकी दौर में इसी मतवाज़ी जोर में जोड़ते हैं। देखो इसे जब आप मालूम करते हो ना, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर वो उधर रहती है, जहाँ आप यूज़ करोगे ना वो फटक से रिफ्लेक्ट होती है। तो आप प्रैक्टिकल्स करते हो ना, तब समझेगा आपको। ऐसे नॉर्मली कितनी भी एक्सप्लेन कर दी जाए उतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आज़ा और उसकी शक्ल और अलामत और इस्तेमाल बताए गए थे, तो इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्यों, क्योंकि आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खाका बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अमल कीजिए पर। आगे है अमल कीजिए। अशिया है तांबे और एल्यूमिनियम का तार, कांच की सलाख और रबर। अमल है शक्ल 3.6 में दिखाए हुए तरीके से आलात को तरतीब दीजिए। पहले नुक्ता ए और बी को तांबे के तार से जोड़िए और बरकी रो यानी कि करंट की पैमाइश कीजिए। अब तांबे के तार को हटाकर यही अमल एल्यूमिनियम के तार, कांच की सलाख और रबर के साथ दोहराएं। हर दफ़ा बरकी रो की पैमाइश कीजिए। तांबा, एल्यूमिनियम, कांच की सलाख और रबर के दरमियान का फ़र्क नोट कीजिए। तो देखो यहाँ पे ना नाम बताया गया है ना सबके, तांबा है, कांच है, एल्यूमिनियम है, सलाख है, रबर है, इन सब में।
तो देखो ना, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप हो जाते हैं, एक होता है मौसल, एक होता है गैर मौसल। ठीक है, मौसल को बोला जाता है कंडक्टर। ठीक है, CONDUCTOR कंडक्टर लिख लो हम। और उसके बाद दूसरा होता है गैर मौसल, उसको इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, इंसुलेटर यानी कि जो कंडक्टर होता है हमारा मौसल, उसमें क्या होता है कि जो मज़ाहमत होती है ना वो कम से कम पास होती है, कम से कम, यानी कि मज़ाहमत कम होगी, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है बरकी रो वो ज़्यादा गुजरेगा, है ना। और इंसुलेटर यानी कि गैर मुवस्सल है, इसमें ये क्या है, मज़ाहमत ज़्यादा होती है और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि बरकी रो है वो कम पास होता है। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में है। अब यहाँ पे जो तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, ये सब है ना गुड कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि ये सब मौसल है, इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बरकी रो पास होगी। ओके, और इसमें जो सलाख है, कांच है, कांच और रबर, सबसे मेन कांच और रबर जो है, इनमें क्या होगा, इंसुलेटर है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी बरकी रो जो है वो पास नहीं होगी, गैर मुवस्सल है। ठीक है, तब आप खुद ही सोचो, जिसमें सबसे कम मज़ाहमत है, हमें क्वेश्चन क्या किया गया था कि हर दफ़ा बरकी रो की पैमाइश करनी है ना। ठीक है, और हमें नोट करनी है कि नुक्ता ए और बी को तांबे की तार से जोड़िए और बरकी रो करंट की पैमाइश कीजिए। अब तांबे की तार को हटाकर यही अमल एल्युमिनियम की तार, कांच की सलाख और रबर की साथ दोहराइए। यानी कि सबसे कम मज़ाहमत कौन देगा हमें यहाँ पर, तो सबसे कम जो मज़ाहमत है वो देगा कौन, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब। और सबसे ज़्यादा मज़ाहमत कौन देगा, रबर देगा, कांच देगा। ठीक है, तो जब आप करोगे तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा, वहाँ पे वो शो कर देगा रिज़ल्ट। फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मली एक जैसे ओरली बता रही हूँ, है ना, मुँह ज़बानी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मौसिल और हाजिज़, यानी कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, वही जो चीज़ अभी समझाया थोड़ी देर पहले, अभी वही सेम समझाया ना। चलो फिर भी और अच्छे से समझते हैं इसको। मौसिल और हाजिज़, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मौसिल की मज़ाहमत के बारे में आप जानते हैं। मज़ाहमत की बुनियाद पर अशिया को मौसिल और हाजिज़ यानी कि गैर मौसिल में तकसीम कर सकते हैं। मौसिल यानी कि जिन अशिया की बरकी मज़ाहमत इंतहाई कम यानी कि बहुत ही कम होती है, उन्हें मौसिल कहते हैं। इन अशिया में बरकी रो बआसानी गुजर सकती है। अभी सेम वही चीज़ समझाया कि नहीं मैंने। फिर हाजिज़ यानी कि गैर मौसिल, जिन अशिया की बरकी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है और उन अशिया में से बरकी रो गुजर ही नहीं सकती, उन्हें हाजिज़ कहते हैं, यानी कि गैर मौसिल कहते हैं। ठीक है, पहला आप सवाल किया जाता है आपसे कि अशिया मौसिल और हाजिज़ क्यों होती है, इसका सवाल का आंसर। ठीक है, और दूसरा है इंसानी जिस्म बर्क का मौसिल क्यों है। ये दो सवाल का आंसर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप मुझे नहीं दोगे ना कमेंट में, इसके लिए। तो देखो, पहला सवाल ये था हमारा कि अशिया जो है मौसिल और हाजिज़ क्यों होती है। तो देखो, हमने थोड़ी देर पहले आज़ादाना इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि वो खाली होते हैं, फिर उन्हें आप जिस तरीके से डालोगे वो उस तरीके जाते हैं ना। आज़ादाना इलेक्ट्रॉन तो उन्हें किसी भी मौसिल तार से जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि पहले मनफी से मस्बत की तरफ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनमें जो इंसुलेटर होता है ना, यानी कि गैर मुवस्सल, वो स्ट्रॉन्गली यानी कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको पकड़ के रखे हुआ होता है, और फिर वही डिसाइड होता है कि मुवस्सल है या हाजिज़ है। ठीक है, इसके ज़रिए। दूसरा सवाल है कि इंसानी जिस्म में बर्क का मुवस्सल क्यों है। तो हमारे जिस्म में, इंसानों के जिस्म में बहुत सारे तरीके के आयन्स होते हैं। सोडियम सुना है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, आपके टीचर्स ने बताया होगा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही। ठीक है, हमारी बॉडी में सोडियम होता है, ठीक है, हम सबको पता है ये बात। पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, ये सब आयन्स है। और ये सब क्या है, ये सब है ना गुड कंडक्टिविटी है, यानी ये ना कंडक्टर मालूम ना, मुवस्सिल,
ये ना गुड कंडक्टर बोल सकते हैं, सब सारे के सारे गुड कंडक्टर में आते हैं। तो ये हमारी बॉडी में है, तो ये क्या करता है, ये इसी की वजह से हमारी बॉडी जो है एक अच्छी यानी कि वर्क का मौसल होती है, इसी की वजह से, ये आयंस की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया दोनों सवाल का जवाब। उसके बाद है अपने अतराफ अकनाफ में पाए जाने वाले मौसल और हाजिर अशया की फहरिस्त बनाइए। तो ये आपका काम है, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट आप अपने हिसाब से बनाना चाहे तो बना सकते। उसके बाद आता है तजुर्बे के ज़रिए ओहम के कानून की जांच। चलो करते हैं। सबसे पहले है अमल कीजिए। अशिया लेना है आपको 1.5 वोल्ट वाले 4 बरकी खाने यानी कि सेल लेने, फिर एमीटर, वोल्टमीटर, मौसल तार और नाइक्रोम का तार, फिर स्विच लेना। अब अमल करना है आपको। पहला है शक्ल 3.4 में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक आलात को तरतीब देनी है। ये देख लो अच्छे से, वैसे ही करना है। नाइक्रोम की तार यानी कि XY को मुज़ाहम R के तौर पर इस्तेमाल करना है। तीसरा है दिए हुए 4 बरकी खानों में से एक बरकी खाने को एक ही तरह जोड़ेंगे और एमीटर वोल्टमीटर के रीडिंग नोट कीजिए। फिर चौथा है कि उसी के बाद इसी तरह बरकी दौर में 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल जोड़ते हुए यानी कि BCD एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे और दी हुई जदवल में नोट करेंगे। ठीक है, पांचवा है VI की इसकी कीमत मालूम करेंगे। और छठा है आपको बरकी कवा का फ़र्क यानी कि V और बरकी I की तरसीम बनाइए और तरसीम की नोयत का मुशाहिदा कीजिए। फ़िलहाल तो आपके लिए स्किप है क्योंकि आप करोगे भी नहीं और आपकी टीचर्स करवाएंगी भी नहीं। तो अगर आप चाहो, अगर लैब है तो आप खुद से, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मुशाहिदा कर लेते हैं एक बारी, है ना। ये सारी जैसे आप करोगे ना तो आपको आपकी रीडिंग भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा आपका जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये जदवल दिया गया है जो कि ऑलरेडी आप करोगे भी नहीं और कराएंगे भी नहीं, है ना। तो नॉर्मली बेसिकली ऐसे बोला है कि आप समझने के लिए समझ सकते हो। उसके बाद आपको हल करदा मिसालें दी गई हैं। तो हल करदा मिसालें में क्या ही है, आपको ऑलरेडी सब कुछ लिख के दिया जाता है, ज़ाब्ता वगैरह सब कुछ दिया जाता है। एंड में आपको उसका कितना जवाब आएगा सब मिला हुआ होता है, बस आपको खाली समझना होता है। ठीक है, तो वो आप खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप खुद ही टाइम निकालेंगे 1-2 घंटा और अच्छे से सारी हल करदा मिसालें समझेंगे। ठीक है, प्रॉमिस करके जाइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं समझाऊंगी तो टाइम पास होगा, वीडियो भी लॉन्ग होगा, फिर आप क्या होते बोर होने लगते, इसलिए। ठीक है, तो सारे हल करदा मिसालें हटाते हैं हम और मेन टॉपिक जो हमारा आता है उस पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है मुज़ाहमों का निज़ाम और उनकी असरअंगेज़ मुज़ाहमत यानी कि सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स एंड देयर इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस। क्या बोला गया, मुख्तलिफ बरक़ी आलात में हम मुज़ाहम के मुख्तलिफ जोड़ इस्तेमाल करते हैं। मुज़ाहम के मुख्तलिफ जोड़ पर ओम का कानून यानी कि सादिक आ सकता है। अब आता है मुज़ाहम मुसलसल जोड़े यानी कि रेसिस्टेंस सीरीज़। शक्ल 3.8 का मुशाहिदा कीजिए, ये देख लो। बरकी दौर के खाने की शक्ल में R1, R2 और R3 3 मुज़ाहम के सिरे एक के बाद एक जोड़े गए हैं। ये जोड़े मुज़ाहम का मुसलसल जोड़ कहलाता है। यानी कि देखो 1, 2 और 3 ये सब लाइन से दिए गए हैं, समझा। तो ये सब क्या है, मुसलसल जोड़ कहलाता है। अगर यही चीज़ नीचे भी दी होती फिर तो वो क्या कहलाता, वो पैरेलल कहला जाता है। सीरीज की जगह वो पैरेलल आ जाएगा। अभी आगे आपको दिए समझोगे। ठीक है, मुज़ाहम के मुसलसल जोड़ में हर मुज़ाहमत से यकसा बरकी रो बहती यानी कि इससे तीनों से क्या होगी, यकसा बरकी रो बहेगी। बरकी रो यानी कि I और V यानी कि नुकात D और C के दरमियान क्या बरकी रो का फ़र्क है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। R1, R2 और R3 ये 3 मुज़ाहम मुसलसल जोड़ से जोड़े गए हैं। V1, V2 और V3 बिल तरतीब R1, R2 और R3 हर मुज़ाहम के सिरे के दरमियान बरकी रो का फ़र्क है। यानी कि अगर आपको V निकालना है तो कितने V दिए गए हैं उन सबको प्लस करेंगे, यानी कि V1, V2, V3 जो भी दिया गया इनको। ठीक है, यानी कि इसको क्या हम लोग नाम दे देंगे, हमारा ये मसावात 1 हो गया। ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से अगर RS दिया गया यानी कि RS का मतलब रेसिस्टर इन सीरीज़। ठीक है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है सीरीज़ के मायने मुसलसल के होते हैं।
इसीलिए आर एस का इस्तेमाल किया गया है। नुकात सी और डी के दरमियान तीनों मुज़ाहमतों की मजमुई मुज़ाहमत यानी कि आर एस हो तो ओम के कानून के मुताबिक क्या होगा, कुल बरकी गवाह का फ़र्क हो जाएगा V इक्वल आई आर एस, ठीक है, यानी कि V1 IR1 फिर V2 फिर IR2, यानी कि V2 होगा तो फिर R2 बनेगा V3 तो R3, इस तरीके से। यानी ये कीमतें मसावत एक में रखनी है। मसावत एक क्या है हमारा, ये है ना, तो फिर ये IRS बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी मसावत एक के रखने पर बना है। ये जो मसावत एक में हमने इसको ऐड करते गए R1 R2 R3 इस तरीके से, है ना। फिर ये आ जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, फिर RS सीरीज़ बन जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस सीरीज़ R1 R2 और R3, ठीक है। अगर n मुज़ाहम को मुसलसल जोड़ने में जोड़ा गया हो तो फिर ये बन जाएगा, यानी कि जितनी भी सीरीज़ है वो आ जाएगी, फिर लास्ट में RN लगा दी जाती है कि रेसिस्टेंस नंबर, यानी कि जो भी नंबर है यहाँ पे n की जगह चेंज होकर बनती जाएगी। जैसे R1 है R2 R3, तो अगर इसके आगे और रहा, इसका मतलब ये होता है कि ये रेसिस्टेंस है, और n का मतलब है जो भी नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। तो 3 4 5 6 जो चाहे वो लिखते हैं, है ना। तो RN एक फार्मूला होता है, इस तरीके से उसको डिनोट रखा जाता है साथ में। उसके आगे आता है कि अगर दिए हुए मुज़ाहम को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो हर मुज़ाहम यकसा बरकी रो गुजरती है। मुज़ाहम को जोड़ की कुल मुज़ाहमत यानी कि RS तमाम मुज़ाहम के मजमूई के बराबर होती है। तीसरा, बरकी जोड़ के दरमियान बरकी गवाह का फ़र्क तमाम मुज़ाहम के दरमियान बरकी गवाह के फ़र्क के मजमूई के बराबर होगा। मुज़ाहम के मुसलसल जोड़ में मजमूई मुज़ाहमत इनफरादी मुज़ाहमत से ज़्यादा होती है। ये जोड़ दौर में मुज़ाहमत के इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आता है, क्या आप जानते हैं मुसलसल जोड़ में एक के बाद एक जोड़े होते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज़ रहेगा तो यानी कि एक के बाद एक ही आपको जोड़ा हुआ R1 R2 R3 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना, समझा। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आएगी, समझ ही लेते साथ साथ, ठीक है। RS दिया है तो RS का फॉर्मूला ये हो जाएगा R1, भले ही दो ही दिया रहे, R1 प्लस R2 हो गया और R3 हो गया, यानी R1 की कीमत 5 दी गई है, R2 की कीमत भी 5 है और R3 की कीमत भी 5 है, यानी RS कितना निकलेगा, 5 5 10 और 5 दिया 15, यानी कि RS की कीमत कितनी निकली, 15। और जो कीमत आई है उसको हम ओम मीटर लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वो इस रेसिस्टेंस की इकाई है, क्योंकि मुज़ाहमत की खोज किसने की थी, जॉर्ज ओम्स ने, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी ये पढ़ लेते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है। मुसलसल जोड़ में एक के बाद एक जोड़े होते हैं, उसमें से कई जुज़ काम ना करी तो बरकी दो मुकम्मल नहीं हो पाता और बरकी रो का बहाव भी रुक जाता है। अगर दो बल्ब को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो अलग लगाए बल्ब की निस्बत कम रोशनी हासिल होती है। अगर 3 बल्ब को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो रोशनी की मिकदार में और कमी वाक़ई होती है। गौर कीजिए, इसकी क्या वजह आ सकती है, मुज़ाहमत होती है और क्या होगी, यानी कि रुकावट पैदा हो जाती है, एक ही जोड़ में जोड़ेंगे, इसीलिए हर किसी का अलग अलग सर्किट बनाया जाता है, ठीक है। अब आता है मुज़ाहम की मुसलसल जोड़ पर मबनी मिसालें। देखो अब भी मैंने ये समझाया ना आपको कि जो RS रहता है रेसिस्टेंस इन सीरीज मुसलसल जोड़ में जो भी नंबर्स दिए रहेंगे 2 3 जो भी R1 R2 R3 R4 समझ में आ रहा है ना, इनको प्लस किया जाता है, जो निकलता है वो उसका RS निकलता है और उसको इकाई में यानी ओम्स मीटर जो ये विग वाला है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे की मिसालें आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और हल कीजिए। देखो इसमें ऑलरेडी सब मिसालें हल की गई है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है इसको और आपको थोड़ा समझना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम करके 0 किलो यानी कि के करीब लाएँ तो कुछ मुअस्सल मुज़ाहमत तकरीबन 0 हो जाती है। ऐसे मुअस्सल को आला मुअस्सल यानी कि सुपर कंडक्टर कहते हैं। कुछ मुअस्सल पर ओम का कानून सादिक नहीं आता, इन्हें गैर ओमी मुअस्सल कहते हैं। अब देखो कुछ जगह ऐसी है ना जहाँ ओम्स का जो लॉ है, ओम्स का कानून नहीं यूज़ होता है, यानी कि उस पर काबू ही नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे गैर ओमी मुअस्सल कहते हैं, ठीक है, याद रखना।
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुसलसल जोड़ यानी कि RS रेसिस्टेंस इन सीरीज़। अब पढ़ेंगे हम रेसिस्टेंस इन पैरेलल यानी कि मुज़ाहमत के मुतवाज़ी जोड़, यानी कि एक के ऊपर एक के नीचे है ना, एक के बाद एक इस तरीके से, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्लस में यानी कि लाइन से देख रहे थे, और अभी एक के नीचे एक आएगा इस तरीके से। अगर 3 है तो 4 है तो एक के नीचे एक फिर एक आएगा ऐसा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या है। R1 R2 और R3 तीन मसाम के दोनों जानिब के सिरे मुतालिका जानिब एक साथ जुड़े हुए जाएँ तो उस जोड़ को मुतवाज़ी जोड़ कहते हैं, ठीक है। शक्ल 3.9 में दिखाए हुए तरीके से नुकात DC के दरमियान तीन मज़ाहमत R1 R2 और R3 मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए हैं, यानी कि पैरेलल में जोड़े गए हैं। फ़र्ज़ कीजिए I1 I2 और R3 बिल तरतीब R1 R2 और R3 में गुजरने वाली बरकीरों से नुकात C और D के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क V है। बरकी दौर की मजमूई बरकी रोह क्या आ जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मसावत 1 हो गया, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए RP यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल। RP यानी कि R से रेसिस्टर और P यानी कि पैरेलल, ठीक है। RP से बोला जाए जैसे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज़ यानी कि RS, उसी तरह RP हो जाएगा रेसिस्टेंस इन पैरेलल। इस दौर की मजमूई मज़ाहमत यानी कि अंग्रेज़ी लफ्ज़ यानी पैरेलल के मायने मुतवाज़ी के होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है मुतवाज़ी, ठीक है, और मुसलसल का मतलब होता है सीरीज़ इंग्लिश में, इसीलिए RP का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ओम के कानून के मुताबिक I बराबर V इक्वल RP, इसी तरह I बराबर RP RP की जगह चेंज होते जाएगी, क्यों, क्योंकि हम लोग पैरेलल में देख रहे हैं और पैरेलल की जगह पे कौन कौन है, R1 R2 और R3 है, जो तीनों लाइन से दिए गए, तो वही इस तरीके से दिए गए, ठीक है। अब इन सब में क्या है कि इन कीमतों में मसावत 1 जो है हमारा, वो रखने पर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसीलिए ये इस तरीके से मिल जाएगा हमें। फिर हम लिखेंगे कि अगर n मज़ाहमत की तादाद मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो मजमूई मज़ाहमत ये बनकर आएगा हमारा इक्वेशन, यानी कि मसावत। ये तो ऑलरेडी था ही, बराबर लास्ट में 1/Rn लगा देंगे, यानी कि इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है, लातादाद नंबर में हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। यानी यहाँ पे 3 लिखा नज़र आ रहा है ना, तो ये Rn का मतलब है आगे जाएंगे तो ये R4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कई बल्ब मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाएं और उनमें कोई बल्ब या बल्ब का फिलामेंट टूटने से रोशन ना हो तो बरकी दौर बंद नहीं होता, दूसरे रास्ते से बरकीरों का बहाव जारी रहता है और दीगर बल्ब जारी रहते हैं। कई बल्ब मुसलसल जोड़ में जोड़े जाएं तो अपनी असल रोशनी से कम रोशनी देते हैं, लेकिन इन्हीं बल्ब के मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा जाए तो हर बल्ब अपनी असल रोशनी से चमकता है। देखो थोड़ी देर पहले ही समझाया आपको कि जो सीरीज़ में होते हैं यानी कि एक ही जोड़ में जोड़ा जाए तो उनमें मज़ाहमत ज़्यादा पैदा हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो बल्ब जो है वो रोशनी कम देती है। लेकिन जो मुतवाज़ी जोड़ होता है उसके अंदर सबका अलग अलग अपना अपना एरिया होता है, ऐसा समझो, ठीक है। इन बोला ना एक के नीचे, तो ये किसी एक का एरिया हुआ, ये दूसरे का, ये तीसरे का, तो इन सब का अलग अलग बोल सकते सेपरेट है अपना अपना। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनमें मुज़ाहमत ज़्यादा पैदा नहीं होती और ये क्या होता है कि ये अपने मतलब ये बल्ब जो है वो ज़्यादा रोशनी देते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन बॉक्स है, इसमें क्या है कि अगर दिए हुए मुज़ाहमत को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो क्या होगा, जोड़े गए तमाम मुज़ाहम का मौक़िस हर मुज़ाहम के मौक़िस के मजमूए के बराबर होता है। हर मुज़ाहम से गुजरने वाली बरकी रो मज़ाहमत के मौक़िस तनासिब में होता है। मजमूई बरकी रो तमाम मुज़ाहम से आज़ादाना बहने वाली बरकी रो का मजमुआ होती है। तीसरा है हर मुज़ाहम के दरमियान बरकी का व किस सिरे का फ़र्क यानी कि वोल्टेज यकसा होता है। चौथा है मुतवाज़ी जोड़ में मजमूई मुज़ाहमत यानी कि इनफरादी मुज़ाहमत से कम होती है। और पाँचवा है दौर में मुज़ाहमत कम करने के लिए इस जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आपको मुतवाज़ी जोड़ के ऊपर हल करदा मिसालें दी गई हैं।
देखो हल करदा मिसालें में आपको ऑलरेडी सब कुछ लिख के दिया हुआ है, बस आपको समझना है। जैसे पहला मिसाल है कि 15 ओम, 20 ओम और 10 ओम 3 मज़ामतें मुतवाज़ी जोड़ में दी गई हैं। इस दौर की मजमूई मज़ामत मालूम करना है। सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे, तो R1 है हमारा 15 और R2 है 20 और R3 है 10। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हमें पता है कि 1/RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/RP की जगह चेंज होगी, तो P की जगह 1, 2 और 3 लिख दिया। फिर ये होगा यानी कि R1 की जगह उसकी जो कीमतें हैं वो रख देंगे। तो R1 क्या है 15 है और R2 क्या है 20 और R3 है 10। तो ये हो जाएगा, यानी कि अब इनको आप प्लस करो, कितना निकला 16 निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से और फिर ये कट होके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी की मिसालें भी कुछ इस तरीके से ही हल होंगे और ऑलरेडी आपको हल करके दिया गया। ठीक है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है घरेलू बरकी आलात का जोड़। हमारे घरों में बरकी तवानाई बरकी रसायनी के तार यानी कि मेन सप्लाई से हासिल करते हैं, जो जेरे ज़मीन तारों या बिजली के खंभों पर के तारों से पहुंचती है। इसमें एक बारदार यानी कि लाइव तार और दूसरे मुअत्तदल यानी कि न्यूट्रल तार होता है। आमतौर पर बारदार तार पर लाल रंग का हाजिज और मुअत्तदल तार स्याह रंग का हाजिज होता है। हिंदुस्तान में इन दो तारों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क यानी कि 220 वोल्ट होता है। ये दोनों तार मीटर बोर्ड पर लगे हुए फ्यूज़ यानी कि मेन फ्यूज़ से गुजरकर घर तक पहुंचते हैं। मेन स्विच के ज़रिए ये तार के घर की लाइन की तारों से जोड़े होते हैं। हर कमरे में बिजली मुहैया और इसके तरीके से तारों को जोड़ा जाता है। हर आज़ाद बरकी दौर में बारदार तार और मुअत्तदल तार के दरमियान मुख्तलिफ घरेलू बरकी आलात को जोड़ा जाता है। हर बरकी आले के दरमियान यकसा बरकीरों का फ़र्क होता है और आलात का मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है। इसके अलावा तीसरा तार होने की तीसरा तार अर्थिंग होने की वजह से इस पर पीले रंग का हाजिज होता है। इस तरह के इन्हें घर के नज़दीक ज़मीन में धाती पट्टी के साथ जोड़ा जाता है। इस तार का इस्तेमाल हफीज़ के लिए किया जाता है। अब आता है फ्यूज़। बरकी आलात को नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये तार मखसूस नुक्ताए अमाद के एक मखलूत धात से बना होता है और इसे बरकी आलात के मुसलसल जोड़ के साथ जोड़ा जाता है। अगर बरकी दौर में किसी वजह से ज़्यादा बरकीरों का बहाव हो जाए तो उस तारे का दर्जाए हरारत बढ़ने की वजह वो पिघल जाता है। इस वजह से अगर बरकी दौर में किसी वजह से ज़्यादा बरकीरों का बहाव हो जाए तो इस तार के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह वो पिघल जाता है। इसी वजह से बरकी दौर में खुल जाता है और बरकीरों का बहाव बंद हो जाता है, जिससे बरकी आलात महफूज रहते हैं। ये तार पोर्सिलेन जैसी मज़ामती शे से बने होते हैं। एक खाने में लगाया जाता है। घरेलू आलात के लिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर तक के फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली सबके घरों में ये लगा होता है। उसके बाद है बिजली का इस्तेमाल। बिजली का इस्तेमाल करते वक्त बढ़ती जाने वाली एहतियात। पहला है घरों की दीवारों पर लगाए हुए स्विच या सॉकेट के ऊंचाई पर लगाना चाहिए कि बच्चों के हाथ उस तक न पहुंचे और बच्चों में कील या पिन वगैरह न डालें सके।
प्लग को सर्किट से निकालने के लिए प्लग को ही पकड़ना चाहिए, तार पकड़ने की नहीं खींचना चाहिए। बरकी आलात की सफाई करने से पहले उनमें बरकी रो बंद कर देना चाहिए और उनके प्लग को सॉकेट में निकाल लेना चाहिए। तीसरा, बरकी आलात इस्तेमाल करते वक्त हाथ खुश्क होने चाहिए। इसी तरह ऐसे वक्त रबर की जूते और चप्पल इस्तेमाल करना चाहिए। रबर का इस्तेमाल करने की वजह से बरकी रो नहीं गुजर सकती। एक मिनट ये निकाल लेना चाहिए, हमने पढ़ ली। तीसरा पॉइंट, हाँ, बरकी आलात इस्तेमाल करते वक्त हाथ खुश्क होने चाहिए। इसी तरह ऐसे वक्त रबर के जूते या चप्पल इस्तेमाल करना चाहिए। रबर बर्क का गैर मुअस्सल होने की वजह से इसमें बरकी रो नहीं गुजर सकती और आपका जिस्म बिजली के झटके से महफूज रहता है। चौथा है, कोई शख्स बारदार या तार को छू ले और तार चिपक गया हो तो फ़ौरन मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। अगर स्विच दौर में हो या उसका मुकाम मालूम ना हो तो सॉकेट से पिन निकाल लेना चाहिए। ये भी मुमकिन ना हो तो लकड़ी जैसी किसी गैर मुअस्सल से उस शख्स को तार से दूर करना चाहिए। यानी ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बरती जाने वाली कुछ तदाबीरें हैं जो आपको एहतियात बरतना है। सर्किट या बिजली का जब आप, क्योंकि नॉर्मल है ना, आप हर जगह देखते हो, घर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी लाइफ में बिजली का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी एहतियात बरतना है। क्या? सबसे पहली बात कि जो आप घर में जो स्विच लगाओगे वो ऊपर लगाओगे ताकि बच्चे का हाथ वहाँ तक ना पहुँचे और वो उसमें कुछ डाले ना। दूसरा, जब इसकी सफाई किसी भी बरकी आलात की, यानी कोई भी बिजली से जो काम चलती है, कोई भी, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, उसे अगर आप क्लीन करते हैं, आपकी अम्मी क्लीन करती है, तो क्या करना है, सबसे पहले स्विच बंद करना है, फिर उसका प्लग बाहर निकाल लेना है, उसके बाद आप सफाई करोगे रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तीसरा है कि बरकी आलात अगर आप यूज़ करते हो तो उसके टाइम आपका हाथ खुश यानी कि गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे में आपके पैरों में जूते या चप्पल होनी चाहिए रबर का। क्यों? क्योंकि रबर जो है वो गैर मुअस्सल है। हमने अभी भी थोड़ी देर पढ़ा ना कि रबर जो है क्या होता है कि वो गैर मुअस्सल होता है, इंसुलेटर होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। उसके बाद होता है चौथा, और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो जिस्म है वो झटके से बच जाता है। फिर उसके बाद है कि कोई शख्स बारदार मतलब छू ले और चिपक जाए तो क्या होता है, ऐसे में फ़ौरन हमें स्विच बंद कर देना चाहिए। ये भी मुमकिन ना हो तो सॉकेट का पिन निकाल देना चाहिए, और ये भी मुमकिन ना हो तो लकड़ी जैसी कोई जो गैर मुअस्सल अशिया है उसे तार से क्या होता है, रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एहतियात करने वाली तदाबीरें हैं जो कि आपको करना है बिजली का इस्तेमाल करते समय, ठीक है। और ये हमारा लास्ट था, यानी कि बरकी रवा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जितने टॉपिक थे सब हमने कवर किए, जब कितने सवाल थे सबको हमने पूछा है, ठीक है, और आपको बताया। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। और अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मश्क के ऊपर आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फटाफट लिख लोगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए चेक कीजिए, आपकी हेल्प के लिए रखा गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, नाज अकेडमी एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपकी वजह से पता है बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ ना आए, इसलिए मैंने फ़ैन तक चालू नहीं किया और कितनी गर्मी लग रही है मुझे, ठीक है। तो इसलिए तो एक लाइक बनता है ताकि वीडियो की रीच बढ़ जाए और सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। हाँ, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना है, अपने दिल में दबा के नहीं रखना है, ओके।